बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है नया चैप्टर जो कि फंक्शन है। फंक्शन वाला चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के भी आ सकते हैं और प्रोग्राम भी आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। फंक्शन जो होते हैं ये आम जैसे आपने अरे पढ़ी है उसकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है। टीचर्स को पढ़ाते हैं थोड़ी सी होता है कि स्टूडेंट को मुझे समझ आती है कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँ। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होती तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो जाता, यानी कि ज़्यादा बेहतर हो जाना था। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डिटेल से बताऊँगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप लोग जानते हैं, आपने मैथ ही पढ़ा होगा, उसमें फंक्शन होता है डाटा के ऊपर क्या करता है, सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको फंक्शन कहते हैं। मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है फंक्शन। आप लोग क्योंकि अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट हमारा। इससे पहले आप लोगों ने फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन पढ़े होंगे। आपको पता है कि सी प्लस प्लस में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम क्या है, सी एल आर और सी एल आर एच सी आर। ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, किस में डिफाइन है, कोनियो डॉट एच में डिफाइन है। इसी तरीके से आप लोगों ने एस क्यू आर टी का फंक्शन पढ़ा, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देता है, ये किस में डिफाइन है, मैथ डॉट एच में डिफाइन है। इसी तरीके से आप लोगों ने पी ओ डब्ल्यू पावर का फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। ये किस में डिफाइन है, मैथ डॉट एच फाइल में डिफाइन है। तो ये करता क्या है, ये पावर दो हम आर्गुमेंट देते हैं और पहला नंबर जो होता है उसकी जो सेकंड नंबर है उसकी पावर होती है और वो आपको रिजल्ट बता देता है क्या है। तो जो फंक्शन है ये क्या करते हैं, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन जैसे कि अभी ये मैंने बताया है, ये सारे बिल्ट-इन होते हैं, ये हेडर पार्ट के हेडर फाइल्स का पार्ट होती हैं, हेडर फाइल्स में डिफाइन होते हैं ये फंक्शंस, इनको बिल्ट-इन फंक्शन कहते हैं। और एक लैंग्वेज बनाने वालों ने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि हम अपने मर्जी से अपना फंक्शन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इस प्रोग्राम में यहाँ मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, आगे जाके डिटेल में मैं इसको बताता हूँ फंक्शन होता है क्या। फंक्शन होते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दोबारा सुन लें, फंक्शंस क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। आप बाज़ का क्या करते हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसमें एक टास्क होता है, उस टास्क को आपने रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है, बार बार परफॉर्म करना होता है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बार बार लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर देते हैं। तो उस टास्क को रिपीटली परफॉर्म करने के लिए हम जब फंक्शन लिख देते हैं तो इससे प्रोग्राम का साइज क्या जाता है, कम हो जाता है। समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, बजाय कि आप एक प्रोग्राम जो है वो पूरा एक ही यूनिट में लिखो, एक ही मॉड्यूल में लिखो, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मेन फंक्शन के अंदर ही लिखो, आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो जो प्रॉब्लम होती है वो क्या बन जाती है, वो सब प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ठीक है। तो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या होता है, आसान हो जाता है। मैं स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी कि एक लकड़हारा फोत होने के करीब होता है, अपने बच्चों को बुलाता है, अपने कहता है कि ये लकड़ियां हैं इनको बांध दो, बांध देते हैं। जब वो उनको बांध देते हैं तो कहता है इनको तोड़ो। वो जब तोड़ते हैं तो उससे नहीं टूटती, फिर वो कहता है इनको अलग अलग कर दो। जब उनको अलग अलग कर देते हैं कहता अब इनको तोड़ो, तो वो तोड़ देते हैं सारे के सारे। क्यों, जब एक बड़ी प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करना आसान था, मुश्किल था, जब प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उसको सॉल्व करना आसान हो गया। हमने वो पढ़ी थी स्टोरी, इत्तेफाक में बन गया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको सॉल्व करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ये जो था हमारे पास, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है, यानी कि सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। हम फंक्शन लिख देते हैं, यानी कि प्रोग्राम में बजाय कि पूरी कोडिंग एक ही फंक्शन के अंदर लिखी, मेन फंक्शन के अंदर लिखी, हम छोटे छोटे फंक्शन बनाकर प्रोग्राम लिखते हैं, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। इसको डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी भी कहते हैं, डिवाइड एंड कंकर या डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी भी कहते हैं।
इसमें प्रॉब्लम को आप सब प्रोग्राम डिवाइड कर देते हैं। तो दोबारा सुन लो जी, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और इस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें आप प्रोग्राम को फंक्शंस बना के लिखते हैं, छोटे छोटे फंक्शन बना के लिखते हैं, ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात जो बताने वाली है कि मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है, उसमें आपने बार बार एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप लाइन ड्रॉ करने का जो कोड है उसको एक फंक्शन बना के लिख लेते हो और उस कोड को सिर्फ कॉल करके बार बार एग्जीक्यूट करवा देते हो, उस कोड को बार बार नहीं लिखते, जहां जहां आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो ये है जी कि फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑब्वियसली जब आप करते हो तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम जो है उसको लिखना आसान हो जाता है। और अगर हम चार पांच लोग एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, एक फंक्शन एक प्रोग्रामर बना रहे, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, इस तरह से प्रोग्राम जल्दी निकल जाता है। और एरर को ढूंढ के रिमूव करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि सिर्फ इसी फंक्शन में एरर है, आप स्पेसिफिकली उसी फंक्शन में जाके डिबगिंग करते हो तो एरर को ढूंढ के रिमूव करना भी आसान होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक है। तो ये था जी कि फंक्शन होता क्या है। अब जो है फंक्शन सॉरी ये फंक्शन की मैंने बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। अब अगली बात जो है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फंक्शन क्या क्या कहते हैं, कितनी टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, जो हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं, लैंग्वेज बनाने वालों ने हमें दिए हुए हैं, वो कौन से फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। जैसा कि SQRT है, पावर का फंक्शन है और बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, गेट का फंक्शन है, और भी आप लोगों को मैंने करवाए हुए कुछ। ये सारे के सारे क्या होते हैं, किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जिनको हम खुद लिखते हैं, अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दो तरह के फंक्शन होते हैं। आप एक प्रोग्राम में जितने मर्जी चाहे फंक्शन लिख सकते हैं। मसलन ये एक फंक्शन लिखा आपका प्रोग्राम, जितना कम्प्लेक्स बड़ा प्रोग्राम होगा उतने फंक्शन ज्यादा हो सकते हैं, 10 20 50 जितने मर्जी फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक बात जो बताने वाली है, जब कोई भी फंक्शन नहीं होता, जब आप प्रोग्राम किसी भी यानी कि आप कहते हो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करते, तब भी आप प्रोग्राम को फंक्शन में ही लिखते हो। वो फंक्शन का नाम क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। यानी हर प्रोग्राम कम से कम एक फंक्शन के ऊपर तो जरूर मुश्तमिल होता है। आप चाहें तो फिर यूजर डिफाइंड जितने मर्जी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट था कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ। पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी खास टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जब एक बार जब फंक्शन को हम कब यूज करते हैं, ये चीज समझने वाली है। फंक्शन का यूज तब होता है जब हम किसी एक टास्क को बार बार परफॉर्म करना। अगर किसी टास्क को बार बार परफॉर्म नहीं करना तो हमें फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर फंक्शन लिखना जरूरी होता है। यानी फिर बेहतर होता है कि आप फंक्शन लिखें ताकि आपके प्रोग्राम का साइज ओवरऑल कम हो जाए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम BScs कर रहे थे, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग C++ पढ़ते थे, हमारे टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी थी और वो जो प्रोग्राम था ना वो तकरीबन 1000 लाइनों पर मुश्तमिल था, वो जो हमने C++ में प्रोग्राम बनाया था और फंक्शन यूज करके बनाया था। अगर हम फंक्शन या ना यूज करते उस प्रोग्राम को, तो यानी कि जहां जहां टास्क रिपीट हो रहा है उसको बार बार ही कोड लिखते, तो वो 10,000 लाइनों पर मुश्तमिल प्रोग्राम होता। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना साइज कम हो जाता है फंक्शन लिखने से। अच्छा जी, अब इसको समझाने के लिए मैंने सामने एक पूरा प्रोग्राम लिखा है, डिटेल में है। काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर को आप कोशिश कीजिएगा कि 2-3 बार सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये लेक्चर की समझ आ गई, समझ ले आपको फंक्शन की समझ आ गई। आपको फंक्शन समझना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ये चैप्टर आसान लगेगा। लेकिन ये लेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा 2-3 बार सुनिए इसको। स्टार्ट करते हैं जी। iostream डॉट एच, कोरियन डॉट एच मेन फंक्शन। हाँ जी, ये iostream डॉट एच, कोरियन डॉट एच दो हेडर फंक्शन आपने की, किसको यूज करके, इंक्लूड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी को यूज करके। मेन फंक्शन आ गया जी। मेन फंक्शन क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है, मेन फंक्शन पे जाता है और कंट्रोल की तरफ होता है।
CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप जानते हैं कि स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है जहां आउटपुट आ रही है। वॉइड सम इंट कॉमा इंट सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट आप लोग का पहली बार देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने पहले नहीं देखी हुई। इस स्टेटमेंट को कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कहेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं और इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फंक्शन प्रोटोटाइप। ये दोनों नाम इसके हैं। अब मैं इस स्टेटमेंट को डिटेल से बताऊंगा कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है। हाँ जी स्टूडेंट, C++ is a strongly typed language. It means you have to declare a variable before using it in a program. If we don't declare a variable, error message will be generated or displayed on the screen. यानी कि C++ क्या है? एक strongly typed language है। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपने अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज करना है तो उसको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर समझाता हूँ यहाँ पर। ये देखें कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू a प्लस b। ये मैंने a, b और c ये वेरिएबल यूज किए। इनको यूज करने से पहले इनको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर इनको यूज करने से पहले ये वाली स्टेटमेंट मैं नहीं लिखता 1 2 3 4 5 सिंटैक्स एरर, इनको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है अब ये एरर्स नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है कि C++ का एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। यानी जब आपने किसी वेरिएबल को यूज करना है तो आपने उनको यूज करने से पहले कहीं भी क्या करना है, उससे पहले आप उसको डिक्लेयर लाजमी करना है। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो एरर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर C++ में किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है, तो इसी तरीके से C++ में किसी फंक्शन को यूज करने से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर फंक्शन को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी? एरर मैसेज आ जाएगी। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं किस स्टेटमेंट से? वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं किस स्टेटमेंट से? फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। तो फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज होती है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ये कंपाइलर को उसका आर्किटेक्चर बताती है। अब मैं अगली बात बताता हूँ। जब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जब मैंने लिखा 8a, ये जो वेरिएबल a है इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। वेरिएबल का नाम क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपाइलर को इस वेरिएबल के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। मिसाल के तौर पर क्या पता चलेगा? एक तो ये पता चलेगा रैम पे कितनी बाइट्स लेगा, ये 2 बाइट्स लेगा। इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है? होल नंबर स्टोर होने हैं, इशारे वाली वैल्यू स्टोर नहीं होनी। -32768 से लेकर 32767 तक इसमें वैल्यू स्टोर होगी। ये क्या होगी? इसकी रेंज। इससे कम वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। इसके ऊपर प्लस, माइनस, स्टैटिक, स्लैश और मॉड, ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ये सारी चीजें किससे पता चली? डाटा टाइप से। इंट है, अगर फ्लोट होता तो ये 4 बाइट्स लेता, इसमें रियल वैल्यू स्टोर होती, रेंज इसकी और होती और ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म ना होता, मॉडुलस वाला ऑपरेशन परफॉर्म फ्लोट पे नहीं होता। तो एक वेरिएबल के आर्किटेक्चर के बारे में जो है पता चलता है जब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और ये आर्किटेक्चर किसको पता चलता है? कंपाइलर को पता चलता है। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? जब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो भी सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइलर को पता चलती है। यानी इस फंक्शन के बारे में कंपाइलर को इसका आर्किटेक्चर पता चलता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में 2 चीजें, एक वेरिएबल का नाम और एक डाटा टाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन में 3 चीजें, एक कौन सी? रिटर्न डाटा टाइप, दूसरा क्या? नेम ऑफ फंक्शन, और थर्ड क्या है? नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। इसको पैरामीटर्स भी कह देते हैं, इनको हम आर्गुमेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से कंपाइलर को क्या पता चलता है? 3 चीजें पता चलती हैं। किसके बारे में? फंक्शन के आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप, फिर नेम ऑफ फंक्शन, और फिर कितने पैरामीटर्स हैं, उसकी टाइप क्या है। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे पास
void sum int comma int semicolon। ये स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में ये तीनों चीजें क्या क्या हैं ये मैं अब आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। काइंडली मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको तवज्जो से सुने। हर स्टूडेंट इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर सुने। अगर इसकी समझ आ गई आपको पूरे के पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी, आगे मुश्किल नहीं। हाँ जी जी। सबसे पहले लिखा है void। void क्या है? रिटर्न डाटा। अब एक चीज बात गौर से सुनिएगा, फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा? फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ क्या लिखा होगा? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, जो वैल्यू जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो यहाँ क्या लिखा होगा? वॉइड। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में से रिटर्न डाटा टाइप क्या है? वॉइड। इट मीन दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा जी? रिटर्न डाटा टाइप। तो दोबारा गौर सुने, अ फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू और इट मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन क्या करेगा? हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इफ फंक्शन इज टू रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू देन int keyword is written here. If function is to return floating point value then float keyword is written here. If function is to return character type value then chr keyword is written here. And if function does not return any value then keyword void is used. यानी अगर फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता तो यहाँ इंट होगा, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, कैरेक्टर तो कैरेक्टर, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो क्या होगा? वॉइड होगा। तो हमें ये पता चला कि फंक्शन की रिटर्न टाइप इसमें क्या है? वॉइड है। इसके बाद में जी नेम। ये क्या है जी? नेम ऑफ फंक्शन तक लेगा। यहाँ फंक्शन का नाम क्या है? सम। फंक्शन के नेम से फंक्शन आइडेंटिफाई होता है, ये आइडेंटिफायर है। और फंक्शन को नेम देने के वही रूल्स हैं जो वेरिएबल को नेम देने के रूल्स हैं। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े हुए रूल्स क्या हैं वेरिएबल को नेम देने के? ए से लेकर जी तक अल्फाबेट स्मॉल केस और अपर केस में जीरो यूज हो सकते हैं। जीरो से लेकर 9 तक डिजिट यूज हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। पहली न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, पहला अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। स्पेस नहीं आ सकती, कीवर्ड्स नहीं हो सकते। वही सारे रूल्स क्या है? फंक्शन को नेम देने के रूल्स हैं। तो फंक्शन को नेम देने के रूल्स कौन से हैं? जो कि किसके नेम देने के रूल्स हैं? वेरिएबल को नेम देने के रूल्स हैं। तो ये दूसरी चीज होगी नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तीसरा आ गया जो प्रेंसेस के अंदर हम जो लिखते हैं, सॉरी जी, नेम ऑफ फंक्शन। अब तीसरी चीज क्या आ गई जो प्रेंसेस के अंदर लिखते हैं? नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर। कितने पैरामीटर्स हैं और उनकी टाइप्स क्या है? ये पैरामीटर कौन सा है? अब ये समझिए जरा, आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है cos 0। cos 0 किसके बराबर होता है बता? cos एक फंक्शन है और 0 जो बीच में लिखा है ये क्या है? पैरामीटर है, ये आर्गुमेंट है। इसके ऊपर उसने ऑपरेट किया और आपको रिटर्न कर दिया 1। ठीक, ऐसे ही आपने sqrt का फंक्शन पढ़ा C++ में। ठीक है, यहां मैंने लिखा 25 और रिटर्न होके क्या आ जाएगा? 5। ये sqrt फंक्शन का नेम है और ये जो है बीच में 25 लिखा है ये क्या है? पैरामीटर। ये आर्गुमेंट है जिसके ऊपर ये क्या करता है? परफॉर्म करता है। ऐसे पावर का फंक्शन है 2,4 लिख दिया। कितने पैरामीटर हैं? 2। यहाँ एक था, यहाँ एक था, यहाँ कितने हैं? 2। 2,4 यानी 2 की रेज़ टू 4 कितना आ गया? 16। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 16। तो जो डाटा जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसको क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। ये कितने पैरामीटर्स होंगे और उनकी टाइप्स क्या होगी ये हम कहाँ लिखते हैं? प्रेंसेस के अंदर लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है int कोमा int। इसका मतलब कितने पैरामीटर्स होंगे? 2। दोनों की डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। यहाँ int कोमा कैरेक्टर भी हो सकता था, कैरेक्टर कोमा int कोमा फ्लोट भी हो सकता था, फ्लोट कोमा फ्लोट भी हो सकता था। जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। एंड पे क्या आएगा? सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना जरूरी है, अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। तो void sum int कोमा int। इस फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स देता हूं, यहां समझाता हूं मैं आपको। हाँ जी, void cube int कोमा int। हाँ जी, फंक्शन का नाम क्या है? क्यूब, रिटर्न डाटा है void है,
कितने पैरामीटर दो, दोनों डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। हाँ जी, अगर ये हो अकेला, इसका मतलब कितने पैरामीटर है, एक, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इसी तरीके से सम, डिवीजन, इंट कोमा इंट, हाँ जी, फंक्शन का नाम सॉरी इंट और div, हाँ जी, रिटर्न डेटा क्या है, इंटीजर, इसका मतलब फंक्शन इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, div, कितने पैरामीटर्स हैं, दो। अच्छा, ये क्या है, void, show और void। रिटर्न डेटा टाइप क्या है, void, फंक्शन का नाम क्या है, show, पैरामीटर्स void। ये क्या है, अगर फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी तो हम क्या करेंगे, void लिखेंगे, या void लिख देंगे या खाली छोड़ देंगे, एक ही बात है, या void लिखेंगे या खाली छोड़ देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो दोबारा सुने जी, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ये क्या है जी, ये प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन भी कहलाता है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर को फंक्शन के आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, और इसमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न डेटा है फंक्शन का नेम और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर। रिटर्न डेटा है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, नंबर कुछ भी हो सकती है। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड होगी। फंक्शन का नेम, जिस नेम से फंक्शन को कॉल किया जाता है, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अगर एग्जाम पैरामीटर बीच में कोमा देना, अगर कोई पैरामीटर है तो ब्रैकेट्स आर लेफ्ट ब्लैंक और कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड, या तो खाली छोड़ देंगे ब्रैकेट्स या बीच में वॉइड लिख देना, और आखिर में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो यहां से पता चला कि जो हमने ये फंक्शन किया है इसका नाम सम है, रिटर्न डेटा वॉइड, इसके बदले फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दोनों की डेटा क्या होगी, इंटीजर। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। इंट a कोमा b, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं ताकि मैं अगला यहां समझा दूं। हाँ जी, इंट a और b वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आप नाम से ज्यादा आपको पता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है कि ये रैम है हमारी, a और b को कितने कितने बाइट्स मिलेंगे, 2 बाइट्स मिलेंगे। a is equal to 10, b is equal to 5, यहाँ 10 स्टोर हो गया, यहाँ 5 स्टोर हो गया। सम a कोमा b, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है फंक्शन कॉल। ये स्टेटमेंट भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये पढ़ी भी है, पहली बार पढ़ी है। अब इस स्टेटमेंट को मैं डिटेल से बताऊंगा। फंक्शन कॉल, इसको हम इन्वोकिंग ए फंक्शन भी कहते हैं, यानी वो स्टेटमेंट जिसके नतीजे में एक्चुअली फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। सिर्फ दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है जब फंक्शन कॉल करना होता है। तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में क्या प्रोवाइड करना होता है, एक हम करते हैं फंक्शन का नेम लिखते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो नेसेसरी पैरामीटर्स पास करने होते हैं। हाँ जी, सम, फंक्शन का नाम क्या, सम, और फिर ब्रेसेस के अंदर a कोमा b, ये क्या है, फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल होता है तो 3 स्टेप होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी फंक्शन कॉल होगा 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाएगा जिस फंक्शन को कॉल किया, पहला स्टेप है। यहां से कंट्रोल इधर नहीं आया बल्कि यहां आ गया, तो किसी फंक्शन, ये सब फंक्शन है, इसी को कॉल किया गया, कंट्रोल इधर आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसकी सारी स्टेटमेंट्स को ये क्या करेगा, वन बाय वन जिस ऑर्डर में लिखा उनको एग्जीक्यूट करेगा। और तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा ऊपर चला जाएगा जहां से कॉल किया गया उसी अगली स्टेटमेंट पर। ये थर्ड स्टेप है। When a function is called, 3 steps are taken in a place. First one, the control will transfer to the called function. Second, the statement written in that function are executed in the same sequence in which these are written. And third, after executing all the statement, control will return back to the calling function. The statement comes right after the calling statement. यानी पहला स्टेप, जब फंक्शन कॉल होगा 3 स्टेप होंगे। पहला कंट्रोल यहाँ आ गया, दूसरा उसकी सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, तीसरा लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा वहां चला गया और उससे अगली स्टेटमेंट पे। तो ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉल में फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर, जितने अगर एक पैरामीटर तो बीच में कोमा, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्रेसेस आर लेफ्ट ब्लैंक, यानी अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करना तो आप लिखेंगे सम और खाली छोड़ देंगे। यहां हम void नहीं लिख सकते, यहां void लिख सकते हैं, यहां void नहीं लिख सकते, यहां हमें void लिखना, खाली छोड़ देंगे।
तो ये है जी हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब कंट्रोल यहां आ गया। अब मैं आपको इसी स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, ये जो सारा लिखा। हाँ जी, ये है जी void sum int x int y, ये है फंक्शन हेडर। इसको फंक्शन हेडर भी कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहते हैं। डिक्लेरेशन नहीं, डिक्लेरेशन ये फंक्शन हेडर भी है, फंक्शन डिक्लेरेटर भी है। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसके एंड में सेमीकोलन नहीं आता। हाँ जी, void रिटर्न डाटा सम फंक्शन का नेम और int x int y, these parameter are used to receive value। ये क्या यूज होते हैं वैल्यू को रिसीव करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर, फंक्शन डिक्लेरेटर। और ब्रांचेस के अंदर हमने क्या लिखी है, फंक्शन की बॉडी लिखी है, यानी वो स्टेटमेंट जो एक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती हैं, वो स्टेटमेंट्स हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये क्या कहलाएगी, फंक्शन की बॉडी और फंक्शन हेडर प्लस बॉडी, इसको इकट्ठा कर दें, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक जी, ये क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन। अब जरा समझिए क्या होगा। मैं अब इसके एग्जीक्यूशन समझाने लगा आपको। सम ए कोमा बी, फंक्शन का नाम क्या है, सम। दो पैरामीटर पास किए गए हैं, एक ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, क्योंकि बताया था दो वैल्यू पास करनी है, दोनों इंटीजर होगी। ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू प्रोवाइड की गई है, एक ए की और एक बी की। जैसे कंट्रोल इधर आया, दीज पैरामीटर आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यू, कंट्रोल इधर आया सम फंक्शन पे, क्योंकि इसको कॉल किया गया है x और y वेरिएबल फैमिली में क्रिएट होंगे। x और y और z जो यहाँ लिखा हुआ है ये फैमिली में क्रिएट होंगे। a की वैल्यू किस में आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी x में 10 और b की वैल्यू किस में आ जाएगी, y में, वो किस में आ जाएगी 5। तो इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू जो है वो इसमें आ जाएगी। ठीक, int z इज इक्वल टू x प्लस y, यहाँ कितना हो गया 15। हाँ जी, सी आउट सम इज इक्वल टू, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा, सम इज इक्वल टू 15। ठीक, इसके बाद यहां मैं एंड एल लगाने लगा, नई लाइन आ जाएगी। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, ऊपर सी आउट ओके, यहां क्या लिखा गया, ओके है। दोबारा देखें, सम ए कोमा बी, कंट्रोल यहां से यहां आया, दीज पैरामीटर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यू। 10 किसके में मिल गया, x में, b किसको मिल गया, y को, तीसरा होगा तो तीसरे को मिल जाता, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 10, y की कितनी होगी 5 इंट z, z इज इक्वल टू x प्लस y कितना होगा 15, c और सम इज इक्वल टू एज इट इज आ गया, और z की वैल्यू 15 आ गई, कंट्रोल ऊपर गया और c आउट ओके ओके। बच्चे ये देखें कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है और कैसे परफॉर्म होगा। अच्छा, अब अगली बात है जो बताने वाली बात है, अगर यहां 3 वैल्यू प्रोवाइड होती तो यहां 3 पैरामीटर्स होते, अगर 2 है तो 2, अगर 1 है तो 1, अगर कोई नहीं होती तो कोई नहीं होती, यहां खाली होता या वॉइड, यहां हम वॉइड नहीं लिख सकते। ये स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कॉल, और ये स्टेटमेंट पूरी, ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। पहली लाइन फंक्शन डिक्लेरेटर और ये क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन। ये जो बॉडी ऑफ फंक्शन है ये इसको 3 जगह पे हम लिख सकते हैं। ये नई बात है जो मैं पहले नहीं बताई, इसको बहुत समझिएगा। इसको हम 3 जगह पे लिख सकते हैं। पहला कहां पे, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं कि पहले हमने मेन फंक्शन लिखा, बाद में हमने इसको लिखा। एक तरीका कर तो ये, जब ऐसे करेंगे कि ऊपर मेन फंक्शन लिखें नीचे इसको लिखें, तो फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लाजमी है, जैसे हमने की हुई। ऐसे भी कर सकते थे कि इसको पहले लिख देते, मेन को नीचे लिख देते, ये दूसरा तरीका कर है। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहले लिख दे और मेन को बाद में लिख दे तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लाजमी नहीं है, इसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, ना भी किसी को काम चल जाएगा। और तीसरा क्या है, इस फंक्शन को आप क्या करें, किसी हेडर फाइल में स्टोर करें और हेडर फाइल को ऊपर कॉल करें, जैसे आप इन फंक्शन को यूज करते हैं वैसे आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो 3 तरह से फंक्शन को लिखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट मैंने की कोशिश की है आपको डिटेल से समझाने के लिए। काइंडली इस लेक्चर को आप लोगों ने 2-3 बार सुनना है ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, आयोस्टिन कोरियो मेन फंक्शन प्लेस इन वॉइड सम इनटू कॉमा इन सेमीकोलन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फंक्शन डिक्लेरेटर वॉइड, फंक्शन का नेम सम, 2 पैरामीटर्स हैं int कॉमा int। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता था, वॉइड सम
इंट ए कोमा इंट बी, मैंने सिर्फ इंट कोमा इंट लिख दिया है, ये भी ठीक है और ये ए और बी लिखना भी ठीक है क्योंकि ये आइडेंटिफायर है, ये भी लिखे जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये कंपाइलर को बता रहे स्टैंडर्ड है फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये फंक्शन कॉल है, कंट्रोल यहाँ आ गया। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में, पहला कंट्रोल यहाँ जाता है, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तीसरा कंट्रोल वापस आ जाता है। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और ऐसे पैरामीटर्स लिख देते हैं, अगर एक ज्यादा पैरामीटर तो बीच में कोमा, अगर कोई पैरामीटर नहीं तो प्लस का लेफ्ट ब्लैंक, यहाँ वॉइड लिखना है। ठीक, और ये फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की बॉडी सारी, और ये इसको पहली लाइन को फंक्शन हेड या फंक्शन डिक्लेरेटर कहते हैं, इसके एंड में सेमीकोलन नहीं आना, जैसे मेन के एंड में सेमीकोलन नहीं आता, इसके एंड में सेमीकोलन नहीं आना। इंट जी इक्वल टू इसका साइन, ये इसकी बॉडी है, ये ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, अब जरा एक चीज सुनिएगा, मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद दोबारा अगर मैं लिख देता हूं ये सम ए कोमा बी, इसके बाद दोबारा फंक्शन कॉल हो गया, यहां से कंट्रोल दोबारा कहां चला गया, यहां चला गया, दोबारा ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, दोबारा यहां क्या लिखा जाएगा, सम इज इक्वल टू 15। आई समझ, यानी इस स्टेटमेंट को मैं जितनी बार लिखते जाऊंगा ये कोड उतनी बार एग्जीक्यूट होता जाएगा, मुझे इस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कोड को लिखने से, एक इस लाइन को लिखने से, फंक्शन को कॉल करने से ये कोड पूरा बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां ये कर देता सम 200, 300, यानी ए और बी के हमने 200 300 लिख दिया, तो 200 किस में आ जाना है, x में, 300 किस में आ जाना है, y में, और z कितना ना 500, तो यहां आ जाना है 500। तो ये जो है बताने वाली बात है कि सिर्फ एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट बार बार लिखने से क्या होगा, वो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लेक्चर तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन काइंडली आप इसको 2-3 बार टाइम निकाल के सुने, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा कि मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।